अब हमारा अगला एक जो पॉइंट है जिसका नाम है हिंदी भाषाई बोध। सामान्यतः हिंदी भाषाई बोध के अंतर्गत भी हमारे प्रश्न किसी भी हालात में गलत नहीं होने चाहिए। हम यहाँ पर इसे या तो ये कहें कि ये अपठित गद्यांश हैं, लेकिन अपठित गद्यांश के भी लेवल होते हैं। कुछ अपठित गद्यांश ऐसे होते हैं जो बोधगम्यता के आधार पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो व्याख्या के आधार पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विवरणात्मक होते हैं, और कुछ अपठित गद्यांश ऐसे होते हैं जो निष्कर्ष पर आधारित होते हैं। तो उसी प्रकार की बातों को देखने के लिए अपने पास यहाँ पर आज का अगेन जो एक पॉइंट है उसका नाम है अपठित गद्यांश, या जिसे हम यहाँ ये कहें कि हिंदी भाषाई बोध, बोधगम्यता के आधार पर। अब इसमें जैसे अगर अपने पास इसका कंटेंट अगर देखें तो सामान्यतः हम जिन चीज़ों को पहले से जानते हैं या पहचानते हैं उन्हीं बातों को इसमें वापस अपने को यहाँ पर लेना है ना। अब उसमें वहाँ पर आने वाली बातें कौन सी हैं, तो बात ये आती हुई दिखाई दी कि सबसे पहले जो अवतरण होता है उस दिए गए अवतरण को 2 से 3 बार हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहले दिए गए अवतरण को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये बातें हम पहले भी इसमें यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन अगेन मूल अवतरण में आए शब्दों को समझने का करना है। दूसरी बात अपने पास यहाँ पर ये आती हुई दिखाई दी। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि आवश्यक जो विस्तार हो, उदाहरण हो को छोड़ करके मूल बातों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्लिष्ट या कठिन शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बाई चांस कभी अगर हमें आवश्यकता महसूस होती है तो उन प्रश्नों के उत्तर हम इसके बिहाव पर यहाँ पर कहीं ना कहीं दे पाएँ। फिर अगला, गद्यांश में आए महत्वपूर्ण शब्दों या पदों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अब वहाँ पर हमारे पास ये आता है कि रेखांकित करने की जब अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको माइंड में रेखांकित करना पड़ेगा, है ना। हर उदाहरण या हर गद्यांश का उचित शीर्षक देने के लिए कहा जाता है जो उसी गद्यांश के आदि या अंत में निहित होता है। सामान्यतः ये प्रारंभ में होता है, आदि का मतलब, या फिर अंत में होता है। फिर यहाँ से आगे बढ़े, शीर्षक छोटा हो तथा अवतरण का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, तथा जो भी हमारे पास गद्यांश हैं, अपठित हैं, उसको कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता हो। फिर बात आती है, यथासंभव अपने शब्दों में शीर्षक देने से बचा जाना चाहिए, और जहां तक हो सके शीर्षक लघु और सारगर्भित होना चाहिए। तो जैसे इसमें यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दी। अब इसमें हम ये मानकर चलें कि हमें 5 मिलेंगे, लेकिन ये 5 प्रश्न आपके पास यहाँ पर क्या 30 प्रश्नों में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि हाँ, ये 5 प्रश्न हमारे पास 30 प्रश्नों में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसके लिए आपको पहले से ही माइंड सेट करके रखना होगा कि किस प्रकार की बातें आ सकती हैं। सामान्यतः इसके पहले मैंने जो टाइटल बताए उसके बिहाव पर और कहीं ना कहीं इतना तो समझ में आता होगा कि हाँ, अब हमारा एक नेचर समझ में आ गया है कि यार इनका लेवल क्या हो सकता है और किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर जनरली जो एक पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को मैं पढ़ता हूँ, फिर इस पर आधारित 5 प्रश्न बनाता हूँ, और इन 5 प्रश्नों के बाद में हम इसमें अन्य और क्या प्रश्न बन सकते हैं इस पर थोड़ा सी यहाँ पर निगाह डाल लेते हैं, ताकि हम भूल भुलैया वाला जो चक्र होता है उस भूल भुलैया वाले चक्र में न रहें। बात है यहाँ पर कि एक मनोविकार है, इट मीन्स यहाँ से चालू होता है आपका हिंदी भाषाई बोध, या जिसे हम अपठित कहें। एक मनोविकार है जो किसी अनुचित कार्य, अपकार आदि से अथवा उसकी संभावना या आशंका से उत्पन्न होता है। क्रोध वस्तुतः मन की एक विकारपूर्ण अवस्था है। उसने कहा कि यहाँ पर क्रोध जो है वो जो आपका मन होता है उसकी विकारपूर्ण अवस्था है, जो किसी शरीर एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कौन नहीं जानता कि क्रोधी व्यक्ति प्राय चिड़चिड़े स्वभाव वाले, कौन नहीं जानता क्रोधी व्यक्ति प्राय चिड़चिड़े स्वभाव वाले, क्षीण, दुर्बल, रोगग्रस्त होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि क्रोध एक रोग कारक मनोविकार है। क्रोध एक रोग कारक मनोविकार है, जहां क्रोध है, रोग है, विकार है अथवा अस्वास्थ्य है। इसका मतलब है कि जो आदमी क्रोधी स्वभाव का होता है उसमें इस प्रकार की संभावनाओं को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अतः क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में, इट मीन्स यहाँ पर कौन सी भाषा में, तो उत्तर अपना आता है लोक व्यवहार की भाषा में, एक रोग या मन की बीमारी कह सकते हैं। इसके आगे, क्रोध के वशीभूत व्यक्ति विक्षिप्त की भांति। अब यहां पर शब्द आया आपके पास विक्षिप्त, जी सीखा। इसमें अपन मान करके चलिए कि आज जो आपके पास हुआ है, आज से एग्जैक्ट 2 या 3 दिन के मार्जिन से इस वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, है ना। टास्क सीरीज बाकायदा जो है इसमें स्टार्ट है।
क्रोध के वशीभूत व्यक्ति विक्षिप्त की भांति अपना विवेक खो देता है और कुछ भी कह बैठता है। फिर आगे कुछ भी कर गुजरता है। क्रोध रूपी पागलपन एक ऐसा रोग है जो ठीक होने में समय लेता है। क्रोध का आवेग अपेक्षाकृत कम अवधि तक रहता है। समझाने बुझाने से, विवेक जागृत होने से, परिवेश एवं वातावरण बदल देने तथा कभी कभी पानी पी लेने अथवा भोजन कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। जिंदगी के पायदान पर मुझे लगता है कि इस अपठित की सहायता से आपको भी एक प्यारा वाला मैसेज लेना चाहिए कि क्या जो है अपने पास यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो आंसर है कि यस, कि जब जरूरत से ज्यादा अगर आपको क्रोध आता हुआ दिखाई दे, गुस्सा आता हुआ दिखाई दे, तो अपना परिवेश बदल लो, अपना वातावरण बदल लो और साथ में जो है 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। तो हम ये संभावनाएं मान करके चलते हैं कि हाँ, आपका क्रोध शांत होगा। अथवा भोजन कर लेने से, पर भोजन करने के बजाय भोजन की भी क्वालिटी होती कि फिर कौन सा, नहीं तो पता चले कि जो है 5-7 समोसे गटक लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर क्रोध ना बढ़ता होगा तो और बढ़ जाएगा, है ना। कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। अतएव क्रोध को हम अल्पकालिक या क्षणिक पागलपन के नाम से जानते हैं। ये पैसेज था। इस पर आधारित जो बोधगम्यता पर आधारित यहाँ पर आपके पास जो पैसेज के नेचर है, उसमें यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसमें 5 क्वेश्चंस हाईलाइट कराऊंगा, फिर यहाँ से इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसमें और 25-30 क्वेश्चन अपने कैसे हो सकते हैं। पहला पॉइंट आया कि क्रोध उत्पन्न होता है ए, प्रेम न होने से, बी, दया भाव से, या सी, उचित अनुचित विवेक से, और डी, अनुचित कार्य से। ठीक है, तो इसका उत्तर आपने यहाँ पर जैसे अलग अलग आ रहा है, किसी का आ रहा है सी, किसी का आ रहा है डी। जब अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो बेसिकली इसमें यहाँ पर प्रेम न होने से कोई बात नहीं है, दया भाव से इसमें यहाँ पर कोई बात नहीं है, इसमें यहाँ पर उचित अनुचित विवेक वाला कोई पॉइंट नहीं है। क्रोध उत्पन्न होता है किससे, तो आंसर आता है इसमें बकायदा स्पष्ट लिखा है अनुचित कार्य से। तो इसका यहाँ पर सटीक आंसर क्या जाएगा, तो इसका सटीक उत्तर अपने को यहाँ पर देना है डी। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 क्वेश्चन, क्रोधी का स्वभाव होता है ए, असाधारण अद्भुत होता है, बी, चिड़चिड़ा और अस्थिर होता है, सी, कौतुकी या कुटेवी होता है, और डी, कुटिल या कुचाली होता है। तो यदि इसका आंसर आपको लगाना होगा तो इसका आंसर जो है आप यहां पर क्या लगाएंगे, नंबर 2 का आंसर क्या होगा, दिए गए अवतरण के हिसाब से, दिए गए भाषाई बोध के अनुसार। बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहां पर क्रोधी का स्वभाव असाधारण अद्भुत नहीं होता, और कौतुकी कुटेवी नहीं होता, कुटिल कुचाली नहीं होता। उसका स्वभाव कैसा होता है, तो आमतौर पर चिड़चिड़ा हो जाता है और आमतौर पर वो अस्थिर होता है। तो इसका आंसर अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर इसमें अपने को यहाँ पर बी लेना है। बिल्कुल जिन लोगों ने दिया है वो सही है। फिर आगे, क्रोध एक मनोरोग है, ए, लोक व्यवहार की भाषा में, बी, लोक प्रशासन की दृष्टि से, सी, लोक परलोक के न्याय से, और डी, लोकोत्तर के संदर्भ में। तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर क्या लगाना है कि क्रोध एक मनोरोग है। क्या ये जो है लोक व्यवहार की भाषा में, इट मीन्स आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि इसका उत्तर जो है वो आप यहाँ पर क्या लेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास इसमें क्या आ रहा है, जल्दी से फटाफट, बिल्कुल सही जवाब। उसमें वहां पर लिखा है कि लोक व्यवहार की भाषा में क्रोध एक मनोरोग है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर मस्तिष्क का रोग है, इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसका उत्तर जाएगा ए। ना आपके पास बी है, ना सी है, ना आपके पास इसमें डी है। फिर यहाँ से बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से असत्य। जब इस प्रकार के पॉइंट आते हैं तो थोड़ा सा आप वहां पर ध्यान लगा करके इसको पढ़ने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, क्रोध समझाने बुझाने से शांत हो जाता है, बी, क्रोध विवेक जागृत होने पर शांत हो जाता है, सी, क्रोध दांडिक होने से शांत हो जाता है, और डी, क्रोध परिवेश वातावरण बदलने से शांत हो जाता है। तो यदि अगर आप इस पैसेज को यहाँ पर देखोगे, अपठित बोध या हिंदी भाषाई बोध को अगर आप देखोगे, तो इसका उत्तर अपन यहाँ पर क्या लेंगे, क्या इसका उत्तर ए जाएगा, क्या बी है, या क्या अपने पास इसमें यहाँ पर सी है, या फिर इसका उत्तर डी है। बिल्कुल सही जवाब। क्रोध समझाने बुझाने से शांत हो जाता है, जागृत होने पर अगर विवेक तुम्हारी बुद्धि जागृत हो गई तो भी शांत हो जाता है, यदि आप परिवेश या वातावरण को बदल लेते हो तो भी शांत हो जाता है। कहा जाता है कि यदि अगर आपने किसी को दंडित कर दिया तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में और यहाँ पर क्रोध भड़कता हुआ दिखाई दे,
तो इसलिए यहाँ पर इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, हिंदी भाषाई बोध के कॉन्टेक्स्ट में इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर सी जाएगा, क्योंकि इसकी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं है। तो क्रोध दांडिक होने से शांत हो जाता ही, इसका आंसर यहाँ पर आपके पास असत्य कथन के रूप में पहचान करने के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्रोध शांत नहीं होता। ए, समझाने बुझाने से, बी, विवेक जागृत होने से, सी, परिवेश और वातावरण बदलने से, और डी, चिड़चिड़ाने से। अब यहाँ पर जब बात इसमें आती हुई दिखाई दी, तो ऐसे जब प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्न पर इस प्रकार की बातों को विशेष फोकस कर ले, नहीं तो क्या होगा, हड़बड़ाहट में इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर ये लगता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल सही जवाब इसमें यहाँ पर समझाने बुझाने से शांत होता है, विवेक जागृत से शांत होता है, परिवेश वातावरण बदलने से शांत होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट इसका उत्तर नहीं आएगा। इसलिए जो है इसमें यहाँ पर नहीं के संदर्भ में अगर आप दोगे तो फिर आपके पास इसका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, आपका आंसर आपके पास ही जाएगा चिड़चिड़ाने से, क्योंकि उसने वहां पर पूछा है नहीं। ठीक, तो ये इसमें यहाँ पर आधारित जो 5 जो है वो बोधगम्यता पर आधारित। अब वापस जो है वो चलते हैं अपन यहाँ पर पैसेज पर। अब पैसेज में आपके पास अन्य जो है वो कौन कौन से और क्वेश्चन इसमें यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, वो थोड़ा सा एक बार और इसमें यहाँ पर अपना व्यू बना लो। जैसे 5 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके पास। छठा क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास कि ये जो मनोविकार है, ये मनोविकार जो है इसमें यहाँ पर कौन सी संधि है। 7वां क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें यहाँ पर संधि विच्छेद कर दो। 8वां क्वेश्चन इसमें यहाँ पर हो सकता है कि कौन सी दो ध्वनियों का मिलन इसमें यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पर फिर आगे बढ़े, जो किसी अनुचित कार्य। अब इसमें यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सामान्यतः यदि अगर आपके पास इसका नॉलेज है तो जो, जब, जहाँ, जैसे, जितना, ज्यों, जिन्होंने, जिनमें, इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी होती है वो आपके पास क्या होती है, तो वो आपके पास यहाँ पर सर्वनाम। और किस प्रकार का सर्वनाम, तो आंसर आता है कि संबंध बोधक सर्वनाम का हिस्सा है ना। फिर यहाँ पर आया आपके पास 10 अनुचित जो है 10 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर पे अनुचित का आपको विलोम पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर 12 नंबर पर आपके पास अपकार का जो है वो विलोम पूछा जा सकता है। 13 नंबर अपकार पर ही आपको उपसर्ग पूछा जा सकता है। फिर आदि से अथवा उसकी संभावना, है ना, यह आशंका से उत्पन्न होता है। तो फिर यहाँ पर यह है कि उसकी से मतलब किसकी, तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर मनोविकार से। तो अगला प्रश्न आपको ये लेना पड़ सकता है, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट में पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का आपके पास सर्वनाम हो सकता है। 14 नंबर, क्रोध वस्तुतः मन की एक विकारपूर्ण अवस्था है ना। अब यहाँ से जब अगर हम आगे की तरफ बढ़े हैं तो ये सिंबल आपको पूछ सकता है कि ये 2 बिंदियां जो आपको दिखाई दे रही है वो 2 बिंदियां इसमें से यहाँ हैं। तो उत्तर इसमें जाएगा कि ये विसर्ग है, मन की एक विकारपूर्ण अवस्था है जो शरीर एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो अगला पॉइंट अपने पास यहाँ पर ये जैसे आया स्वास्थ्य वाला पॉइंट। इस स्वास्थ्य वाले पॉइंट का अगर उसने यहाँ पर खेल खेलना चाहा तो आपसे वर्ण विच्छेद पूछ लेगा कि बता दो तुम कितने खिलाड़ी हो यहाँ पर, कि इसका वर्ण विच्छेद प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं कि नहीं, पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कौन नहीं जानता कि, अब यहाँ पर जैसे ये की आया तो यहाँ से जैसे अगर आपने पॉइंट देखा हो तो जो पदबंध होता है उसमें वहाँ पर एक संज्ञा वाला होता है, एक आपके पास यहाँ पर विशेषण और एक क्रिया विशेषण पदबंध। जब अगर अपने पास इस प्रकार की बात अगर आती है कि इसमें की जो है वो किस प्रकार का पदबंध है, तब सामान्यतः आपके पास अगला क्वेश्चन यहाँ से इसमें डेवलप हो सकता है। कुल मिलाकर के नाम है इसका अपठित गद्यांश, या नाम है इसका हिंदी भाषाई बोध, या कहीं कहीं पर हिंदी भाषा अवबोध कौशल के रूप में भी आप इनको जानते और पहचानते हो। तो इसलिए ऐसी सारी प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रहना, चूंकि आप किसी भी एस्पेक्ट पर कमजोर नहीं है, इसलिए आपके पास इसमें यहाँ पर नॉलेज तो है। इसमें क्रोधी व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़े स्वभाव वाले, क्षीण, दुर्बल, रोगग्रस्त होते हैं। अब जैसे मान लो ये शब्द आया तो यहाँ पर आपने से ये पूछ ले कि इसका अर्थ बता दे बेटा, तो जानता है ना यहाँ पर कि क्षीण शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग पूछ लेगा। दुर्बल, रोगग्रस्त होते हैं, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसका उपसर्ग क्या निकलेगा। फिर यहाँ से ही पूछा जा सकता है कि किस भाषा का उपसर्ग निकलेगा। ठीक है, फिर आगे हम ये कह सकते हैं कि क्रोध एक रोग कारक मनोविकार है। जहाँ क्रोध है
वहां रोग विकार अथवा अस्वास्थ्यकार है। अब जैसे ये यहां से लेकर के ये इतना बड़ा प्रश्न आपको दे दे और उठा करके ये पूछ ले कि जहां क्रोध है वहां रोग विकार अथवा अस्वास्थ्यकार है, ये किस जैसे रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? क्या सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, क्या मिश्र वाक्य है? तब आपको इसका जवाब देना पड़ सकता है आपके पास। तो 21 नंबर का ये पॉइंट आ सकता है, क्योंकि जहां जब जैसे इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी होती है वो आपको मिश्र वाक्य की यहां पर उपलब्धि करवाती हुई दिखाई देती है। फिर आगे, अतः क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में, है ना, अब यहां पर जैसे आया लोक व्यवहार की भाषा में, तो ये प्रश्न आपको दे सकता है कि इसका संधि बता दो, व्यवहार में संधि कौन सी है। ये प्रश्न आपको दे सकता है कि इसका संधि विच्छेद बता दो। ये प्रश्न आपको दे सकता है कि इसमें यहाँ पर कितने उपसर्ग हैं, व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं। ये प्रश्न आपको ये दे सकता है कि व्यवहार में कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे तो व्यवहार वी प्लस अव प्लस आहार से मिलकर बना है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास वी प्लस अव, इट मीन्स यहाँ पर दो हुए। तो ये प्रश्न हमारे लिए इसमें यहाँ पर बन सकते हैं, यस, क्योंकि भाषा को समझना है, केवल आप यहाँ पर टिक करने का काम जो है उसमें नहीं कर सकते, इसलिए ये बातें इसमें यहाँ पर भाषा में एक रोग या मन की बीमारी कह सकते हैं। फिर यहाँ से अगले प्रश्न पर और देख लें कि क्या बन सकते हैं इसमें। अगले पे इसमें क्रोध के वशीभूत व्यक्ति विक्षिप्त की भांति, अब जैसे यहाँ पर आया विक्षिप्त, तो ये पूछ ले कि इसका जो है बेटा अर्थ बता दे, क्या है इसका अर्थ। फिर यहाँ पर व्यक्ति शब्द में वही वाली बात संधि पूछ सकता है आपके पास। फिर यहाँ पर वशीभूत का मतलब आपको अर्थ इसमें से यहाँ पर पूछ सकता है कि शब्द का अर्थ क्या है। तो आने वाला एक एक शब्द आपको वहाँ पर प्रश्न की दृष्टि से एनालाइज करवा सकता है। तो आंसर है यस, अपना विवेक खो देता है और कुछ भी कह बैठता है। अब यहाँ पर जैसे पॉइंट आया कुछ भी, इसमें जो है कुछ आपके पास किस प्रकार का सर्वनाम है। फिर अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि कुछ जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये भी जो है वो आपके पास इसमें अविकारी शब्दों में किस प्रकार का है। क्या ये क्रिया विशेषण है, क्या संबंध बोधक है, क्या समुच्चय बोधक है, क्या विस्मयादि बोधक है, ये निपात है। तो जब अगर आपने यहाँ पर निपात और इनके कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हैं तो आपको अच्छे समझ में आता है कि निपात का हिस्सा ये हो सकता है। तो ये पॉइंट आपके पास 30। कुछ भी कर गुजरता है क्रोध रूपी पागलपन। अब इसमें यहाँ पर प्रत्यय क्या है भाई, पागलपन में प्रत्यय क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास इसमें एक ऐसा रोग है जो ठीक होने में समय लेता है। क्रोध का आवेग अपेक्षाकृत कम अवधि तक रहता है। समझाने बुझाने से विवेक जागृत होने से, है ना, समझाने बुझाने से विवेक जागृत होने से परिवेश एवं वातावरण बदल देने तथा कभी कभी पानी पी लेने अथवा भोजन कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। अब इसमें यहाँ पर अगर अपन देखें तो सेंटेंस लंबा और बड़ा है। अब ऐसी स्थिति में एक प्रश्न अगर आपको दिया तो धुआंधार तरीके से आप इसमें यहाँ पर घूम सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। जैसे वो आपसे प्रश्न पूछ ले कि इस वाक्य में कितने और कौन कौन से विराम चिन्हों का उपयोग हुआ है, 12 बज जाएगी, है ना। जैसे वहां पर पूछ लिया कि इस वाक्य में कितने और कौन कौन से विराम चिन्हों का उपयोग हुआ है, तो एक तो आपके पास ये आ रहा है, इसमें एक विराम चिन्ह ये है जिसे आप यहां पर योजक विराम चिन्ह कहें। दूसरा आपके पास अल्प विराम है ना, अल्प विराम। फिर यहां पर आपके पास ये वापस योजक, फिर उसके बाद में शांत हो जाता है। ये जो है आपके पास इसमें यहाँ पर पूर्ण विराम। तो यदि अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रमशः इसमें योजक, अल्प विराम और पूर्ण विराम का उपयोग हुआ है। तो आंसर है यस। तो ऐसी क्या ये प्रश्न का नेचर है यस। कहा जाता है कि हिंदी भाषाई बोध या हिंदी अवबोध कौशल या आपटिक अध्यांश में जब अगर अपन बात करते हैं तो ये आइडियोलॉजी हमारे लिए मेन महत्वपूर्ण काम की होती है और यहाँ पर इसके लिए तैयार रहना होगा। यदि आप अदर लेवल के एग्जाम्स को अगर आप देखते हो तो ये सब बातें उसका हिस्सा है और इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न बने हैं, इसलिए थोड़े से आप चौकन्ने इसमें यहाँ पर रहें। अतएव क्रोध को हम अल्पकालिक या क्षणिक पागलपन कहेंगे। अब जैसे मान लो ये अल्पकालिक वाला पॉइंट है, इसमें आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे कि क्या इसमें संधि है, क्या इसमें समास है, क्या इसमें उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है। तो यदि अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर एक नामक प्रत्यय नजर आ रहा है, क्योंकि मेन शब्द जो है वो आपके पास क्या है इसमें तो अल्पकाल है और उसमें एक जोड़ करके ये अल्पकालिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे
एक पैसेज पर आपको 35 प्रश्न क्या 40 प्रश्न भी दे सकते हैं, लेकिन डिसाइड ही करेगा कि इसका नेचर क्या है, क्या ये बोधगम्यता के आधार पर है, क्या निष्कर्ष के आधार पर है। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर बात उसमें ये आती है कि व्याकरण के आधार पर, इट मीन्स ये जो संधि समास उपसर्ग संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाक्य विराम चिन्ह ये सब किसके हिस्से हैं, तो आंसर जाता है आपके पास व्याकरण के हिस्से हैं। तो हम इन चीजों को इतना छोटा न समझें और हमारा ये टारगेट रहता है कि यहां यदि अपने को 10 प्रश्न आए तो 10 में से 10 सही होने चाहिए, यदि 5 आए तो 5 में से 5 सही होने चाहिए। कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप सब सारी चीजों को पहले बहुत शानदार तरीके से यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। एक एक नंबर की पूर्ति करना, एक एक नंबर की पूर्ति करना बड़ा ही जो है वो एक संग्राम महासंग्राम की तरह होता है। इसलिए आप किसी भी चीज को मतलब आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो है इसमें यहाँ पर योद्धा बन करके जाएंगे तो यहाँ पर शिथिल फॉर्म में नहीं, वीर फॉर्म में और ओज फॉर्म में जो है अपने को जाना है किसी प्रश्न को सॉल्व करने के दौरान। अरे ये तो आप पठित है, ये तो मुझे आता है, अरे इसका उत्तर ये लगा दूं, ये इस बात के लिए हम एग्जामिनेशन का जो समय होता है उसमें वहां पर नहीं गए हैं। तो आप इन सब बातों का उम्मीद है कि इसमें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और एक छोटे से पैराग्राफ पर 30 से 40 प्रश्न कैसे आपके लिए हो सकते हैं, इन बातों को आपने इसमें यहाँ पर देखा है ना। तो इस बात को मैं यहीं पर पैसेज को विराम देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।